जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी सहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही खास सत्संग गुरु महाराज की पुरानी संगत रेणु चोपड़ा आंटी का सत्संग है। आंटी को महाराज कृपा से, महाराज की दया से आंटी को सौभाग्य प्राप्त हुआ महाराज की बर्तन की सेवा करने का। बहुत ही धन्य होती हैं वो संगत जिनको महाराज खुद चुनते हैं इस सेवा के लिए। आज का सत्संग बहुत खास सत्संग है। आंटी ने बहुत प्यारे सत्संग साझा किए हैं। आप सभी से निवेदन करूंगी इस सत्संग को पूरा और अंत तक ज़रूर सुने और संगत जी इसे बाकी संगत तक के साथ भी ज़रूर साझा करें। चलिए सुनते हैं रेणु चोपड़ा आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, अपने पावन चरणों में बुलाने के लिए, बिठाने के लिए और अपना प्यार देने के लिए। ये धरती इतनी पवित्र है क्योंकि गुरु जी साक्षात यहाँ पर आए थे जब वो फिजिकल फॉर्म में थे 2005 में। तो जितनी भी संगत यहाँ बैठी है सब ने गुरु जी का प्यार फील किया था, अब भी कर रहे हैं। गुरु जी साक्षात शिव, महाशिव, अंतर्यामी प्रभु इस धरती पर आए हम सबका कल्याण करने के लिए। ही इज एपिटोम ऑफ लव। तो इस चैनल में गुरु जी के साथ जर्नी शुरू हुई थी 97 में। तो 7 मार्च 1997, 7 मार्च 1997 शिवरात्रि का पावन पर्व था। तो गुरु जी ने चुना हमें अपने आशीर्वाद देने के लिए। गुरु जी उन दिनों चंडीगढ़ में थे, सेक्टर 33 में। तो हमारे कोई रिलेटिव लेके गए गुरु जी के पास। शिवरात्रि पे जाना है, हमने कहा हाँ जी चलेंगे। गुरु जी के जाना है, हमने कहा हाँ जी चलेंगे। तो हम गए तो उस कोठी के साथ खाली जगह थी। अब भी वहां खाली प्लॉट है, वहां पे टेंट लगा हुआ था और गुरु जी का सत्संग चल रहा था। इतना अनोखा दरबार धरती पर कभी नहीं देखा, जहां पे साक्षात परमात्मा खुद आकर बैठा हो। उस जगह का नजारा कैसा हो सकता है, सब इमेजिन कर सकते हैं। तो वो एक धार्मिक समागम नहीं लग रहा था, पंजाबी कल्चरल प्रोग्राम भी था, शब्द कीर्तन भी चल रहा था। जो कि पहला शब्द मैंने वहां सुना, श्वासां दी माला ते सिमरा में तेरा नाम। वो शब्द दिल में बस गया। उसका भी सत्संग मैं बाद में सुनाऊंगी। तो डॉली गुलेरिया पंजाबी सिंगिंग कर रही थी, पंजाबी फोक सॉन्ग्स। थोड़ा अजीब भी लगा कि शिवरात्रि का सत्संग है और पंजाबी गाने चल रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी रसिक बैरागी गुरु जी, वो संगत को इतना प्यार देते हैं। उनका अलग ही तरीका है, उनका मनोरंजन भी करते हैं, उनकी सोल को अपलिफ्ट भी करते हैं। तो रंगारंग प्रोग्राम था, गाने भी सुन रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था। उनके आगे एक लाइन लगी हुई थी माथा टेकने के लिए, तो हम भी उस लाइन में लग गए। क्योंकि गुरुजी सिंहासन पे नहीं बैठे थे, फ्लोर पे बैठे थे। गुरुजी बहुत सिंपल, कहने को तो वो परमात्मा है, सृष्टि के मालिक हैं, पर वो आम संगत में ऐसे बीच में आके बैठ जाते थे और इतने एक्सेसिबल कि कोई भी उनसे बात कर सकता था। तो मैंने जैसे बताया कि 2 आंटियां चरण सेवा कर रही थी। एक आंटी राजेश पायलट, जो पॉलिटिशियन थे उन दिनों, उनकी वाइफ रमा पायलट थी।
और दूसरी आंटी थी मिसिस सरीन, जो कि एयर चीफ मार्शल मिस्टर सरीन की वाइफ थी। तो इतने और भी कई पेश 3 लोग उनके दरबार में थे। तो इतनी तो समझ आ गई कि जहाँ पे पेश 3 लोग हैं कुछ तो बात है, क्योंकि इन लोगों को बातों से बहलाया नहीं जा सकता। इन्होंने जरूर कुछ प्रत्यक्ष महसूस किया है, तभी वो बैठे हैं। तो जैसे ही मेरी टर्न आई तो मेरी रिलेटिव ने बोला कि चरण स्पर्श करो। मुझे थोड़ी हिचकिचाहट जरूर हुई कि मैं किसी ह्यूमन फॉर्म में गुरुजी थे कि उनकी मैं चरण छू, पर नहीं, मैंने जैसे ही चरण छू के मैंने ऊपर हुई तो गुरुजी ने इतनी प्यारी कृपा दृष्टि से देखा। उनकी कृपा दृष्टि बहुत तीव्र होती है और डीप पेनिट्रेट करती है सीधे सोल को। वो एक ही नजर में पता नहीं कितने CT स्कैन MRI कर देते हैं, जन्मों जन्मों की फाइल खोल लेते हैं और फिर वो ग्रेडिंग करते हैं, आई थिंक। और मैं अब आपको सत्संग तो सुना रही हूँ, पर वो वाली कृपा दृष्टि जो उनकी प्रथम कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी थी, वो महसूस कर रही हूँ। उसमें कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वोल्ट का करंट होगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो वो जो प्यार उन्होंने हमें दिया है, अगर हम उस मोमेंट को दोबारा सोचें तो वो हम बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। वो सिर्फ उस क्षण का प्यार नहीं था, वो जन्म जन्मांतरों का प्यार है, जो कि हमेशा हमें महसूस होता है। तो अभी वो प्रोग्राम सारा चल रहा था, मेरा फास्ट था उन दिनों। उस दिन मैं अब भी रखती हूँ शिवरात्रि का फास्ट। उस दिन भी मेरा फास्ट था। मैंने चाय प्रसाद जरूर लिया, पर मैंने लंगर नहीं खाया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मुझे घर छोड़ाओ, मैंने पाठ करना है। अब मुझे अपनी मूर्खता का एहसास होता है कि मैं पाठ करने घर गई, साक्षात महाशिव सामने बैठे हैं। फिर भी गुरुजी हमारी मूर्खता को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करते हैं। फिर जब गुरुजी से प्यार हो जाता है तो दिल करता है कि बार बार उनके दर पे जाओ, उनके दर्शन करो। तो हम वेट करते थे कि हमारे रिलेटिव आए और हमें गुरुजी के लेके जाएं। जैसे मेरे को तो पहली बार ही गुरुजी का इन्फ्लुएंस हो गया था कि साक्षात शिव हैं, पर मेरे हस्बैंड को इतना नहीं हुआ था। फिर जब हमारे रिलेटिव नहीं आते थे तो गुरुजी का वियोग होता था मन में। मेरा दिल करता था कि मैं जाऊं। फिर मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि गुरुजी के चले, ये थोड़ा बहुत हिस्सा के बाद मुझे ले जाते थे, पर मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं इनकी मर्जी के बगैर इनको गुरुजी के लेके जाती हूँ। उस दिन मैंने साइलेंटली अपने मन में प्रे किया, जब मैं गुरुजी के माथा टेक रही थी, गुरुजी या तो मेरा प्यार अपने चरणों से छुड़ा दो, या मेरे हस्बैंड के मन में अपना प्यार डाल दो। यू वॉन्ट बिलीव संगत जी, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने खुद बोलना शुरू कर दिया, गुरुजी के चले। तो ये हैं गुरुजी। जब भी मैं ये सत्संग सुनाती हूँ तो जो कुछ आंटियां बैठी होती हैं, फिर वो मुझसे कहती हैं कि रेणु आंटी, आप बिल्कुल ठीक कहते हो, हमारे हस्बैंड या हमारे बेटा हमें बाहर छोड़ के चले जाते थे, तो अब वो लाइनों में सेवा करते हैं। ये हैं गुरुजी। जब उन्होंने अपनी चरण शरण में लेना है, सिर्फ सच्चा भाव मन का हमारा देखते हैं तो वो जरूर लेते हैं, और जब हमें जरूरत होती है तब तो वो बहुत जल्दी सुनते हैं। फिर इस तरह हमारी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई। हम ऑलमोस्ट डेली जा रहे थे, तो हम बैठे होते थे तो गुरुजी बहुत सुंदर चोला डाल के आते थे
और वो बैंड की ट्यून चलती थी, वो अपने सिंहासन पे विराजमान हो जाते थे और लाइनें लगती थी, प्रसाद मिलता था। वो अपने हाथ से हलवा प्रसाद देते थे और गुरुजी उन दिनों सॉक्स भी नहीं डालते नहीं थे और हम कभी भी उनके चरण स्पर्श कर सकते थे। दिन में कई बार, वो जितनी बार भी प्रसाद देते थे तो हम उनके चरण स्पर्श कर सकते थे। तो जब हम बैठे होते थे इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आती थी, तो फिर भी हमारा लॉजिक माइंड है, हम सोचते थे शायद गुरुजी कोई महंगा परफ्यूम लगाते होंगे, पर ऐसा नहीं था। वो डिवाइन परफ्यूम, वो डिवाइन फ्रेग्रेंस है जो उनसे आती थी। क्योंकि अब सुनने में आता है कि करोड़ों में कोई एक परमात्मा का अवतार होता है जिससे वो खुशबू आती है और उनके हर एक बॉडी पार्ट से अलग फ्रेग्रेंस थी। तो हम जब बैठे होते थे एकदम इतनी ज्यादा तीव्र सुगंध आनी, कभी रोज की, कभी जैस्मिन की, कभी सैंडलवुड की, तो हम मंत्रमुग्ध हो जाते थे उस खुशबू में। फिर भी मन इतनी जल्दी नहीं माना कि ये गुरुजी की खुशबू है। गुरुजी सभी डाउट दूर करते हैं। एक बार बच्चे स्कूल गए हुए थे, मैं घर में बैठी थी, अपने रूम में अकेली थी। मैं एक मैगजीन पढ़ रही थी जिसमें मस्क डियर का आर्टिकल था और उसमें था कि मस्क डियर से मस्क मिलती है जिसकी फ्रेग्रेंस, परफ्यूम्स, मेडिसिन और फूड फ्लेवर्स, उसकी बड़ी थेरेप्टिक वैल्यू होती है। जैसे मैंने बताया कि गुरुजी के चरणों में प्रीति हो जाए तो गुरुजी के सिवा कुछ नहीं सोचता, बार बार मन गुरुजी को ही ध्याता है। तो वही फ्रेग्रेंस जब मैंने पढ़ी, मैंने वो बुक बंद कर दी और गुरुजी के ख्यालों में खो गई। तो इतने में ही हमारे रूम में गुरुजी की खुशबू आई। वो फर्स्ट टाइम था जब हमारे घर में गुरुजी को सिर्फ स्मरण करने से उनकी खुशबू आई। थैंक यू गुरुजी, अपने प्यार का सर्टिफिकेट देने के लिए। गुरुजी हमारे इतने महान हैं कि हमें प्यार भी करते हैं और प्यार का सर्टिफिकेट भी देते हैं कि हाँ, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर गुरुजी ने इतनी रहमत की, अपने बर्तनों की सेवा बख्शी। किचन में मैं संगत के भी बर्तन क्लीन करती थी और गुरुजी के भी। गुरुजी के बर्तन साफ करने के लिए अलग इक्विपमेंट था, वो स्क्रब वगैरह सब अलग थे। इतनी रहमत की बहुत आनंद आता था गुरुजी के बर्तन साफ करने में। उन दिनों मोबाइल फोन भी नहीं होते थे। मेरा मन करता था मेरे बच्चे भी खाएं, तो पता नहीं कैसे किचन का एक डोर था जो एक कॉरिडोर से में खुलता था, वहां से बच्चे निकल रहे होते थे। मैं उनको भी आवाज देके थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे देती थी। ये गुरुजी का बहुत बड़ा कल्याण है जो उन्होंने किया उस वक्त। फिर एक दिन ऐसे था कि शाम को हम तैयार हो रहे थे गुरुजी के यहाँ आने के लिए, तो हमारे घर के बैकयार्ड में एकदम बहुत तीव्र सुगंध आई। वो बिल्कुल गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी। मैंने अपने सारे फैमिली मेंबर्स को बुलाया, आओ आओ गुरुजी की खुशबू आ रही है। सबने नमस्कार किया, हम नतमस्तक हुए। तो हम रोज की तरह गुरुजी के आए। अपना जब गुरुजी ने आज्ञा दी तो हम बाहर जाने लगे। हम अपने शूज वगैरह डाल रहे थे तो नवराज अंकल आए, कहते चोपड़ा आंटी, आज शाम को गुरुजी आपको याद कर रहे थे। मैं हैरान भी हुई, खुश भी हुई। अच्छा, मैंने कहा कैसे? कहते वो पूछ रहे थे भांडे कौन करता है। मैं दसिया कि चोपड़ा आंटी है। इतनी खुशी हुई मुझे कि मैं बयान नहीं कर सकती। फिर मैंने उनसे पूछा कि टाइम क्या था। कहते कोई 6:30 पौने 7 का टाइम से।
तो ये एग्जैक्टली वही टाइम था जब हमारे घर में गुरुजी की खुशबू आई। गुरुजी ने सेक्टर 33 में मेरा जिक्र किया, मुझे याद किया, मुझे नाचीज को, और हमारे घर में गुरुजी की खुशबू आई। शुक्राना गुरुजी महाराज, अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए घर बैठे। इसलिए अगर आपको भी कभी संगत में जाने का ना मौका मिले, घर में कभी गेस्ट आता है, तो नाराज या उदास मत होना, क्योंकि वो तो भाव देखते हैं, वो घर में भी आशीर्वाद देते हैं। पहले पहले तो हमें गुरुजी 10:30-11 बजे आज्ञा दे देते, पर जैसे हम बैठे हैं, हमारा किसी का दिल नहीं करेगा कि हम यहाँ से घर वापस जाए। उस वक्त भी ऐसे होता था, गुरुजी के सामने से उठने का दिल नहीं करता था, दिल करता था यहीं बैठे रहो, वापस घर ना जाओ। तो मैं एक दिन किचन में सेवा कर रही थी, तो मैंने, एक लड़की होती थी वहां जो गुरुजी का चाय प्रसाद वगैरह बनाती थी, दिव्या सूद। तो मैंने उससे पूछा, दिव्या, गुरुजी आपको कब आज्ञा देते हैं? कहती कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 भी बज जाते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मेरे दिल में हुआ कि उनको तो इतनी देर तक आज्ञा देते हैं, हमें जल्दी दे देते हैं। मेरे मन में थोड़ी सी ये एहसास आया। फिर मैंने उसको पूछा भी, मैंने कहा तो अकेले घर जाती है, तुझे डर नहीं लगता? कहती नहीं, मैं कार ड्राइव करके खुद घर चली जाती हूँ, गुरुजी के होते किस बात का डर। मैंने कहा गुरुजी साक्षात महाशिव, जैसे महाशिव के सहस्त्र नाम में एक नाम आता है दूर श्रवा, जो दूर की बात सुनते हैं, ऐसे हम किचन में बात कर रहे थे, वो गुरुजी ने सुन ली। उस दिन गुरुजी ने हमें रात को 12:45 तक बिठा के रखा। बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद तो गुरुजी 1, 2, 2:30, 3 बजे तक भी बिठा के रखते थे। मेरे हस्बैंड को भेज देना बाहर और मुझे अंदर बिठाई रखना हॉल में। फिर इशारा करते, आजा आंटी, तेरा अंकल बाहर सुता प्या। कभी उन्होंने बुला के बोलना, तेरा परौना बाहर सुता प्या, जाओ छुट्टी। फिर बड़ी स्माइल प्यारी देते थे गुरुजी, इतनी प्यारी स्माइल, ऐसे लगता था सारी दुनिया में सोने की किरणें फैल गई हूँ, करोड़ों सूर्य एक साथ चमक उठे हूँ। इतनी प्यारी स्माइल गुरुजी की होती। इस तरह हमारी जर्नी गुरुजी के साथ चलती रही। जिस दिन रक्षाबंधन था, तो उस दिन जैसे ही शाम को हम गुरुजी के जाने लगे, तो एक धागा मुझे याद है, टर्कवास ब्लू कलर का धागा था, वो पता नहीं कैसे स्पेयर आ गया था, शायद गुरुजी के लिए आया था, वो मैंने उठाया। तो फटाफट मैंने किचन से जाके इलायची मिश्री ली थोड़ी सी, तो हम गुरुजी के चले गए। मुझे तो पता भी नहीं था, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम रक्षाबंधन गुरुजी के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे कि क्या होता है क्या नहीं। वो जो सेक्टर 33 का हॉल था, वो एल शेप था। मैं हमेशा एल के कोने में बैठती थी, किचन के साथ इनर कॉर्नर में। तो मैंने, गुरुजी आए हमेशा की तरह जैसे रोज आते थे, वो बैठे आके सिंहासन पे। तो इतने में उनके आगे लाइन लग गई। मैंने पहले तो सोचा शायद प्रसाद के लिए लाइन है, पर नहीं, वो सिर्फ आंटियों की लाइन थी। आंटियां राखी बांधने के लिए थी, आंटियां लाइन लगाए खड़ी थी गुरुजी के आगे, और उनके हाथ में राखियां थी। तो मैंने भी अपने छोटे से पर्स में से फटाफट राखी और वो इलायची मिश्री निकाल ली, उस लाइन में लग गई। गुरुजी कई आंटियों से तो राखी हाथ में ऐसे ऐसे, गुरुजी अपनी थाई के ऊपर राइट हैंड ऐसे करके बैठे हुए थे। तो
कुछ आंटियों से तो वो राखियां हाथ में पकड़ रहे थे, उससे बंधवा रहे थे। मेरा दिल धक धक करे कि गुरुजी मेरे से बंधवा लें। तो जैसे ही मेरी टर्न आई, मेरे से पहले वाली आंटी से मैंने उसके पास एक तो सिंदूर की डिब्बी थी, मैंने उससे ले ली। मैंने पहले गुरुजी को शायद इस फिंगर से ही ऐसे लगा के गुरुजी के फोरहेड पे मैंने तिलक लगा दिया। फिर मैंने राखी बांधी और इलायची मिश्री मैंने गुरुजी के सिंहासन पे साथ में रख दी। तो वो सिंदूर की डिब्बी मैं वापस करना चाहती थी आंटी को, पर वो मुझे मिली नहीं आंटी। मैं वापस आके अपनी सीट पे बैठ गई। गुरुजी ने पहले हलवा प्रसाद दिया, फिर दोबारा मिठाई के डब्बे आए। गुरुजी ने ऐसे करके इशारा किया, मैं गई। गुरुजी ने अपने दोनों हाथ भर के, वो एक बंगाली मिठाई होती है छैना की, दोनों हाथों में भर दी। वो इतना प्यारा एहसास कि आज भी मैं याद करती हूँ तो मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ। इतना प्यारा अवसर दिया गुरुजी ने राखी बंधवाने का, क्योंकि मैं बचपन से भगवान शिव के राखी बांधती थी, क्योंकि हम 4 बहनें हैं, क्योंकि साक्षात शिव अंतर्यामी उनको पता था, तो उन्होंने राखी बांधने का मौका दिया। फिर अगले दिन जब हम गुरुजी के आने लगे तो मैंने वो डब्बी उठाई सिंदूर की कि वो मैं आंटी को वापस कर दूंगी। पर जब मैंने डब्बी उठाई तो मुझे अपने आप पे हंसी आई। वो सिंदूर की डब्बी नहीं थी, वो राखी का एम्प्टी केस था, उसके ऊपर वेलवेट था, जिसको मैंने सिंदूर समझ के गुरुजी के फोरहेड पे लगा दिया। ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं था। अगर मैं उसको सिंदूर ना समझती तो मैं गुरुजी का फोरहेड कैसे टच कर सकती थी। ये गुरुजी का इतना बड़ा प्यार और एहसान जो मैं कभी नहीं भुला सकती। फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मैं बर्तन की सेवा कर रही थी किचन में, तो लाइन लगी गुरुजी के आगे प्रसाद। मुझे आज भी याद है, पीतल की परात थी, उसमें लड्डू थे बेसन के, चूरा बुरा रह गया था। जैसे ही मेरी टर्न आई, मैंने दोनों हाथ गुरुजी के आगे ऐसे स्प्रेड किए। उन्होंने अपने राइट हैंड से मेरी ये वाली रिस्ट जोर से पकड़ ली ऐसे करके, और मेरे से पूछा कि तू मेरी कच्ची चेली है कि पक्की। मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, पर जब दुनिया का मालिक सामने बैठा हो तो मुंह नहीं खुलता, जुबान को ताला लग जाता है। आई कुड से ओनली दिस, गुरुजी थानू पता ही है। पर आज मेरा दिल करता है कि मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूं, गुरुजी पक्की पकोड़ चेली हूँ। मैं नहीं बोल पाई उस वक्त। फिर मैं प्रसाद लेके वापस आ गई। जब मैं बर्तन धो रही थी तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं पानी ना डालूं, क्योंकि गुरुजी का स्पर्श है बाजू पे। तो घर आके भी बताया कि ऐसे गुरुजी ने बांह पकड़ी, तो सब बहुत खुश हुए। संता ने बांह फड़ ली, सभी बहुत खुश हुए, संगत भी बहुत खुश हुई। तो वो मेरा ऐसे इतना पोर्शन कम से कम 8-10 दिन ब्लू रहा। नीलकंठ महाराज ने पता नहीं कौन सा कष्ट निकाला होगा बाजू पकड़ के। तो मेरी जो राइट रिस्ट है, इसकी रेस का पैटर्न आज भी लेफ्ट से डिफरेंट है। गुरुजी ने कुछ बहुत तगड़ा कल्याण किया। आज भी मेरी प्रार्थना है, गुरुजी उस वक्त बांह पकड़ी थी। हम बहुत मूर्ख इंसान हैं, आपसे बाजू छुड़वाना चाहेंगे, दुनिया के मोह माया में भटकना चाहेंगे,
पर आपने नहीं छोड़नी, आपकी पकड़ तो पक्की है। हम हमेशा माया में घूमने वाले नीच इंसान हैं। तो उस साल जब फिर करवा चौथ का पर्व आया, वो भी हमने गुरुजी के साथ ही सेलिब्रेट किया। हम रोज की तरह तैयार होके आए अपने, मैं अर्घ का जल भी ले आई थी कि वहीं अर्घ दे लेंगे। तो उस दिन चांद नहीं निकला, क्लाउडी था वेदर। तो इतने में गुरुजी की नीज, गुरुजी की 2 नीज थी, पूनम और ज्योति, वो वही रहती थी। तो पूनम दीदी सबके ईयर्स में जाके कह रही थी कि गुरुजी कहते हैं आज चांद नहीं निकलना, ऊपर जाके अर्घ दे लो। तो वो बहुत प्यारा सा करवा चौथ था। हम सब लेडीज ऊपर गई, अर्घ दिया। अर्घ दे के आके मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए, मट्ठी भी मैं लेके आई थी घर से, वो भी गुरुजी के चरणों को टच करी, फिर आके अपनी सीट पे बैठ के ग्रहण की। वो बहुत प्यारा करवा चौथ था। तो उसके बाद फिर अक्टूबर मंथ आया। 30 अक्टूबर को दिवाली थी। दिवाली के दिन हमारे बच्चे बड़े उदास थे क्योंकि हमारे कोई रिलेटिव्स में डेथ हो गई थी। तो बच्चे बड़े दुखी थे कि पटाखे नहीं चलाने मिलेंगे। बच्चे जिद भी कर रहे थे, अपनी दादी से कह रहे थे कि पटाखे चलाने हैं। वो तो वहां रहते थे, हम क्यों ना चलाएं। ऐसे समझा बुझा के इनको मना लिया कि नहीं चलाने। तो हम गुरुजी के गए, तो गुरुजी ने उस दिन अपने हाथ से इलायची मिश्री का प्रसाद दिया, क्योंकि पहले वो प्रसाद देते थे वो मिठाई वगैरह का था। उस दिन उन्होंने इलायची मिश्री का प्रसाद दिया। और एक संगत गोविंदगढ़ से आती थी, वो पूरी मारुति वैन पटाखों से भर के आई और बच्चों ने 1 बजे तक मिडनाइट पटाखे चलाए। ये है कि गुरुजी बच्चों की भी छोटी छोटी इच्छा पूरी करते हैं। तो उस दिन फिर जब आज्ञा मिली, हम आए वापस। उसके बाद 31 अक्टूबर आया। उस दिन मेरा बर्थडे था। मैं बड़ी खुश थी कि आज गुरुजी के साथ बर्थडे होगा, पर नहीं, गुरुजी उस दिन नहीं मिले। उस दिन के बाद गुरुजी चंडीगढ़ में नहीं रहे, कभी भी रहने नहीं आए। वैसे आते थे, कभी शिमला जाते या किसी अपनी संगत के घर फंक्शन पर गुरुजी चंडीगढ़ रहने नहीं आए। 30 अक्टूबर लास्ट दिन था गुरुजी के चंडीगढ़ का स्टे का। तभी उन्होंने इलायची मिश्री दी कि ये शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है इलायची मिश्री की, तो ये बस, बाकी हम खुद समझ लेते हैं। तो उसके बाद मैं जाऊंगी अगले करवा चौथ पे। अगला करवा चौथ आया 98 में। तो सुबह से ही मन बड़ा उदास था। पिछले साल तो गुरुजी के साथ मनाया था, अब क्या करेंगे। गुरुजी का वियोग हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता, बस गुरुजी याद आते हैं। तो जैसे ही मैं अर्घ देने जा रही थी, हमारे घर के पीछे एक बिग रोड थी, वहां से चंद्रमा के दर्शन जल्दी होते थे। तो मैं जा रही थी, वहां पे एक बस खड़ी थी। बस में वही वाला शब्द चल रहा था रात को 9 साढ़े 9 बजे, श्वासां दी माला ते सिमरा मैं तेरा नाम। ये है गुरुजी। उनको प्यार से याद किया तो वो प्रकट हो गए। मेरी सारी बॉडी में गूज़बम्प्स आ गए वो शब्द सुन के कि गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी यही है, यही है। तो अब मैं अपने बच्चों की
पढ़ाई का भी सत्संग करूंगी। सारे पेरेंट्स को होता है कि हमारे बच्चे अच्छी लाइन पकड़े, अच्छे प्रोफेशन में जाए, और प्रोफेशन चूज करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये बात है 2002 की। उन दिनों गुरुजी जालंधर मंदिर में थे। जालंधर मंदिर में भी जाना कोई इतना मुश्किल नहीं होता था, 3 घंटे जाने में लगते थे। तो बस गुरुजी वहां बैठ जाते थे और फिर वो आज्ञा देते थे, 2.5 घंटे में वापिस आ जाते। तो एल्डर बेटे की मेरी 10th थी, तो जब भी गुरुजी से बात करनी होती थी तो सारे घर वाले मेरे को आगे कर देते थे, तू कर तू कर। तो मैंने जब भी गुरुजी से बात करनी होती थी तो मैं हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती थी, गुरुजी गल करनी है करा। गुरुजी ऐसे इशारा करते थे। तो मैंने पूछा कि गुरुजी बड़े बेटे की 10th है, वो मेडिकल है या नॉन मेडिकल है? गुरुजी ने कहा ना मेडिकल ना नॉन मेडिकल, आर्ट्स करे। पर मेरे हस्बैंड वो खुद इंजीनियर, वो चाहते थे कि बेटा नॉन मेडिकल करे। तो उनके कहने पे मैं दोबारा गई गुरुजी के पास, सॉरी गुरुजी, कि बेटा नॉन मेडिकल कर ले। कहते हाँ कर ले, मुश्किल है। तो बेटे ने नॉन मेडिकल करी। उसके बाद उसने आईआईटी प्रीलिमिनरी भी क्लियर कर लिया और 2-3 अच्छे कॉलेजेस में उसकी एडमिशन आ गई। साथ ही साथ उसने सीईटी का भी पेपर दे दिया, जिसमें विदाउट एनी प्रेपरेशन ही गॉट 18th रैंक amongst 4,000-5,000 ऑल इंडिया स्टूडेंट्स। तो वो जिद करने लग गया कि मैंने तो लॉ करनी है, मेरा लॉ में इतना अच्छा रैंक आया बगैर तैयारी के। तो पापा फिर चाहते थे कि नॉन मेडिकल करे। फिर जैसे मैंने बताया कि कोई बात करनी होती थी, सब घर वाले मेरे को आगे कर देते थे, तू बात कर। फिर उन दिनों गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते थे। तो हम गए गुरुजी के पास। फिर मैंने ऐसे हाथ जोड़ के पूछा, गुरुजी गल करनी करा? गुरुजी कहते हाँ। मैंने गुरुजी बेटे की एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज भी हो गई है ये वाले, पर वो लॉ करना चाहता है, की करे? गुरुजी ने सिंहासन की आंख पे ऐसे 3 बार एक टिक किया और बोला लॉ 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 करे। तो गुरुजी की आज्ञा अनुसार बेटे ने लॉ करी। जब मेरे छोटे बेटे की 10th थी तो गुरुजी तब तक चोला छोड़ चुके थे। तो फिर माइंड में था कि क्या करें, अब क्या करें। तो ये बात है जब उसकी 10th थी, जैन मंथ की, तो डॉक्टर पुनीत का सुबह सुबह फोन आया कि आंटी आप आज बद्दी आ जाओ, दिल्ली से 2 बसें संगत की भर के आ रही हैं। तो हम सारी फैमिली बद्दी आ गए। बद्दी में तब लैब में होता था, जो मंदिर नहीं था, लैब में सत्संग होता था। वहां पे प्रोजेक्टर लगा के व्हाइट शीट पे गुरुजी की ओल्ड पिक्चर्स और वीडियोस दिखा रहे थे। जैसे ही मैं कॉफी प्रसाद था, मुझे याद है, उस दिन मैं लेने गई तो डॉक्टर पुनीत ने बोला, आंटी ये पिक्चर्स तो आपने बहुत बार देखी हुई हैं, आपने गुरुजी को भी देखा हुआ है, आप नीचे जाओ अंकल के साथ हमारा कॉलेज देख के आओ। तो जैसे मैंने बताया कि गुरुजी के पास आना सिर्फ कोई धार्मिक समागम नहीं है, रिजुविनेशन ऑफ माइंड, रिजुविनेशन ऑफ सोल। हम पिकनिक की तरह नीचे कॉलेज देख रहे हैं, घूम रहे हैं, गार्डन्स में घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वापिस आके लंगर किया, घर चले गए। और रात को मैं सोई तो मुझे गुरुजी का ड्रीम आया। गुरुजी मेरे से ड्रीम में पूछते हैं
ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ऐसे बाजू करके पूछ रहे। ਹੋਰ ਕੀ हाल है बच्चों ਦਾ, छोटा बन गया इंजीनियर। तो मैं उठी तो मन इतना प्रफुल्लित, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि मेरी मर्जी के बगैर मेरा ड्रीम कोई लाके दिखाए, मैं अपनी मर्जी नाल जिन्हों ब्लैस करना हुंदा है उन्होंने ड्रीम दर्शन देना है। थैंक यू गुरु जी, आपने हमें चिंता से या भटकने से बचा लिया। तो गुरु जी के कथनानुसार छोटे बेटे ने फिर इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग के बाद भी, ये बात है 2014, उसका 4th ईयर चल रहा था इंजीनियरिंग का। तो सेक्टर 20 पंचकुला में कर्नल सैनी के घर सत्संग था। तो डॉक्टर बस्सी की डॉटर इन लॉ दीपिका बस्सी मेरे पास आई, कहती कि आंटी आंटी मेरे को रात को ड्रीम आया था जिसमें मुझे सेतु, जो मेरा यंगर सन है, वो मुझे बता रहा है कि दीदी मेरी ना गुरुजी ने फॉरेन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दी। तो वो जाना भी चाहता था फॉरेन, क्योंकि हम 1 साल पहले जाके आए थे यूएसए में, तो उसका मन वहीं लग गया था। तो गुरुजी ऐसे इच्छा पूरी करते हैं और रास्ता दिखाते हैं। The things happened subsequently, उसने कोई जो भी पेपर वगैरह थे पास किए गुरुजी की दया से। Ultimately he went to US for masters और अब वो वहां पे जॉब कर रहा है गुरुजी की दया से। थैंक यू गुरुजी ऐसे मार्ग प्रदर्शन करने के लिए। एक और मैं गुरुजी का एहसान कह दूं कि है मेरे ऊपर, कि जैसे यंग बॉयज की मदर को बड़ा डर होता है, क्योंकि मेरे बच्चे दोनों बहुत छोटे थे जब हम गुरुजी के जा रहे थे। मैंने देखा भी था बच्चों के फ्रेंड्स की मदर्स को बहुत डर होता है कि बच्चे बिगड़ ना जाएं, गलत दिशा में ना चल पड़े, गलत कंपनी में या कोई गलत बातें ना सीख लें। पर गुरुजी महाराज की इतनी रहमत दाता की कि मुझे ये डर कभी नहीं सताया कि मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे, क्योंकि मेरे नहीं है, वो गुरुजी साक्षात महाराज गुरुजी के बच्चे हैं। गुरुजी ने उनका हमेशा ख्याल रखा है। गुरुजी के निर्मल भाव में वो बड़े हुए हैं और गुरुजी के बहुत अपने बच्चे हैं। शुक्राना गुरुजी, हमेशा बाजू पकड़ने के लिए और अपना मार्ग प्रदर्शन करने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए। आई एम श्योर महाराज की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर है। उम्मीद करूँगी कि सभी संगत पर महाराज की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे, और उम्मीद करूँगी कि आपके सत्संग के द्वारा बहुत सी संगतों को आज उनकी परेशानियों का हल ज़रूर मिला होगा। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।